चलिए जरा चलते हैं समय में पीछे, आज से करीब 1500 साल पहले। भारत का वो दौर था जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। उस वक्त एक ऐसे जीनियस ने जन्म लिया जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम जानेंगे शून्य के उस महानायक की कहानी। सोचिए, एक छोटा बच्चा अपने पिता से क्या पूछता है? पिताजी, ये तारे चल रहे हैं या हमारी धरती एक नाव की तरह तैर रही है? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने उस दौर के बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यहीं से एक महान सोच की कहानी शुरू होती है। तो यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। देखते हैं कि सन 476 में जन्मे इस बच्चे ने जब रात के आसमान की तरफ देखा तो उसके मन में सवालों की कैसी दुनिया खड़ी हो गई। आर्यभट्ट का जन्म एक बहुत ही खास समय में हुआ था। वो था गुप्त साम्राज्य का दौर, भारत का गोल्डन एज। ज्ञान, विज्ञान, कला सब कुछ अपने चरम पर था। मतलब एक जिज्ञासु दिमाग के लिए इससे बेहतर माहौल हो ही नहीं सकता था। तो अब वक्त आता है उस बच्चे के एक बड़े सफर पर निकलने का। एक ऐसा सफर जो उसे अपने छोटे से गांव से निकालकर ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र तक ले जाने वाला था। जरा सोचकर देखिए, उम्र सिर्फ 13 साल, घर बार छोड़कर हफ्तों तक पैदल चलना। क्यों? क्योंकि दिल में एक जिद थी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की। और यही जिद, यही जुनून उन्हें खींच कर ले गया नालंदा, जो उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। लेकिन नालंदा में एडमिशन लेना अब कोई बच्चों का खेल नहीं था। गेट पर ही द्वार पंडित होते थे, जिनका काम था मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछना। बड़े बड़े विद्वान भी उनके सवालों में उलझ जाते थे। पर जब आर्यभट्ट ने जवाब देना शुरू किया तो सब हैरान रह गए। उन्होंने साबित कर दिया कि ये कोई आम बालक नहीं है। पर नालंदा के अंदर का सफर उतना भी आसान नहीं था। वहां के जो बड़े बड़े विद्वान थे वो पुरानी किताबों और परंपराओं को ही सब कुछ मानते थे। और यहाँ एक नौजवान था जो हर चीज पर सवाल उठा रहा था, अपनी नई गणनाओं से सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। उन्हें अक्सर अकेले ही काम करना पड़ता था, लेकिन उन्हें एक चीज पर पूरा भरोसा था, अपने गणित पर, क्योंकि वो जानते थे कि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसी माहौल में, इसी संघर्ष के बीच आर्यभट्ट उस चीज को गढ़ रहे थे जो ब्रह्मांड को नापने के काम आने वाली थी। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच से। तो सवाल ये था कि आखिर तारों तक की दूरी नापी कैसे जाए। उस वक्त जो गिनने का तरीका था वो बहुत ही उलझा हुआ था। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करना लगभग नामुमकिन था। ब्रह्मांड के रहस्य खोलने से पहले उसे गिनने की एक नई भाषा बनानी जरूरी थी। और यहीं इतिहास ने एक नई करवट ली। आर्यभट्ट ने दुनिया को एक तोहफा दिया, शून्य। जी हाँ, जीरो। उन्होंने ये समझा कि कुछ नहीं भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये सिर्फ एक अंक नहीं था, ये वो चाबी थी जिससे गणित की अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुलने वाले थे। देखिए, शून्य का जादू। हमारे पास 5 है, उसके आगे एक शून्य लगाइए, बन गया 50। एक और शून्य लगाइए, बन गया 500। सोचिए, जिस काम के लिए पहले पन्ने भर जाते थे वो अब चुटकियों का खेल बन गया। ये सच में एक क्रांति थी। और बात सिर्फ शून्य पर ही खत्म नहीं होती। गणित की दुनिया में उनका एक और कमाल का योगदान था, पाई की वैल्यू। उन्होंने पाई का जो मान निकाला 3.1416, वो इतना सटीक था, इतना ज्यादा सटीक कि अगले 1000 सालों तक पूरी दुनिया में किसी ने उससे बेहतर वैल्यू नहीं निकाली। तो अब आर्यभट्ट के पास एक नया हथियार था, गणित की एक नई शक्तिशाली भाषा। और इस हथियार से लैस होकर उन्होंने अपनी नजरें एक बार फिर आसमान की तरफ उठाईं। इस बार हमारी दुनिया के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करने के लिए। जरा कल्पना कीजिए, उस दौर में हर कोई ये मानता था कि हमारी धरती दुनिया के केंद्र में है और सूरज, चांद, तारे सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। और तब आर्यभट्ट ने अपने गणित के दम पर एक बहुत बड़ी, एक हिम्मत वाली बात कही। उन्होंने कहा, नहीं, सूरज नहीं, हमारी धरती घूम रही है। अब ये बात किसी को समझाना आसान नहीं था, तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे जब हम नाव में चलते हैं तो किनारे पर खड़े पेड़ हमें पीछे जाते हुए लगते हैं, है ना? ठीक वैसे ही हम घूमती हुई धरती पर हैं, इसलिए हमें तारे चलते हुए दिखाई देते हैं। कितनी कितनी सरल और गहरी बात थी ये। और कमाल तो देखिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टूल के हमारी पृथ्वी का घेरा, मतलब सर्कमफेरेंस भी नाप लिया। और उनकी कैलकुलेशन थी करीब 39,968 किलोमीटर। ये आज की सैटेलाइट से की गई माप से 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट है। कैसे किया होगा उन्होंने ये सब? वाकई हैरान करने वाली बात है। उस जमाने में एक ऐसा डर था जो सबको सताता था, ग्रहण का डर। जब भी ग्रहण लगता, लोगों में दहशत फैल जाती। उन्हें लगता था कि राहु और केतु नाम के 2 राक्षस हैं जो सूरज और चांद को निगल रहे हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने विज्ञान की रोशनी से इस डर के अंधेरे को दूर किया। उन्होंने समझाया कि ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो बस परछाई का खेल है। जब चांद की परछाई धरती पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण, और जब धरती की परछाई चांद पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण। उन्होंने डर की जगह समझ को दी, अंधविश्वास की जगह विज्ञान को दी।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन खोजों का हुआ क्या? कैसे सिर्फ 121 श्लोकों में लिखी गई एक किताब हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव बन गई? चलिए देखते हैं। ये भी अपने आप में एक कमाल है। सिर्फ 23 साल की उम्र में आर्यभट्ट ने अपनी पूरी जिंदगी की रिसर्च को एक किताब में समेट दिया। नाम था आर्यभट्टीय। और ये कोई मोटी सी किताब नहीं थी, बल्कि गणित और खगोल विज्ञान के सारे रहस्य कविता के रूप में सिर्फ 121 श्लोकों में कह दिए गए थे। उनकी ये खोजें सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, वो आज इसी पल हमारी दुनिया चला रही हैं। ये जो हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, ये शून्य के बिना कुछ भी नहीं। हम जो जीपीएस लगाकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, वो पाई की वैल्यू के बिना काम नहीं कर सकता। और अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट्स, वो आज भी उनके बताए सिद्धांतों पर ही चल रहे हैं। आर्यभट्ट का ज्ञान भारत की सीमाओं में कैद नहीं रहा। सिल्क रोड के जरिए ये पहले अरब दुनिया तक पहुंचा, फिर वहां से यूरोप, और इसने पूरी दुनिया में विज्ञान की एक नई लहर पैदा कर दी। इसीलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा तो उसे आर्यभट्ट का नाम दिया, उस महान जीनियस को एक सच्ची श्रद्धांजलि। तो आखिर में आर्यभट्ट हमें सिर्फ गणित या एस्ट्रोनॉमी के फॉर्मूले नहीं सिखाते, वो हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। वो कहते हैं, अज्ञानता ही अंधकार है। उनकी पूरी जिंदगी इसी अंधकार को मिटाने की एक कोशिश थी, और उनकी ये विरासत हमें भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे आसपास कौन सा अंधकार है जिसे हम ज्ञान की रोशनी से दूर कर सकते हैं।